हमको पता करना है कि यहाँ पर कितने गुब्बारे हैं। हम वैसे तो इन गुब्बारों को गिनकर इनकी कुल संख्या पता कर सकते हैं, लेकिन हमको किसी अन्य तरीके से इनकी संख्या पता करनी है। ये गुब्बारे बहुत अच्छी तरह से ग्रिड के रूप में सजाकर रखे गए हैं। हमेशा वस्तुओं की संख्या प्राप्त करने के लिए उनकी गिनती करना जरूरी नहीं होता है। हम गुणन या मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करके वस्तुओं की संख्या को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब कभी वस्तुएं ग्रिड के रूप में दी गई हों, तब आप पंक्तियों और स्तंभों के गुणन से वस्तुओं की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार पंक्तियां हैं और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात स्तंभ हैं। तो यहाँ कुल चार पंक्ति और सात स्तंभ हैं। मैं इसको लिख देता हूं। चार पंक्ति यानी रो है और सात स्तंभ यानी कॉलम है। अब देखिए, यहां हम पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणन करके गुब्बारों की संख्या पता कर सकते हैं। तो इसे लिख देते हैं। चार पंक्ति गुणा सात स्तंभ। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पंक्तियों और स्तंभों का गुणन करने पर हमें गुब्बारों की संख्या कैसे प्राप्त हुई। आप इन 4 रोज को कुल चार समूहों के जैसे समझ सकते हैं। तो बताइए, प्रत्येक समूह में कुल कितनी वस्तुएं होंगी। जी हाँ, जितने स्तंभ हैं उतनी ही वस्तुएं होंगी। यहां देखिए, प्रत्येक समूह में 7 वस्तुएं हैं और हमारे पास यहां कुल चार समूह 7 वस्तुओं के हैं। या आप प्रत्येक स्तंभ को एक समूह मान सकते हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास 7 समूह हो जाएंगे। प्रत्येक समूह में कुल कितनी वस्तुएं होंगी। प्रत्येक समूह में उतनी वस्तुएं होंगी जितनी कुल पंक्तियां हैं। मतलब कि प्रत्येक समूह में कुल 4 वस्तुएं होंगी। हम जानते हैं कि दोनों ही समूह में बराबर वस्तुएं होंगी। 4 गुणा 7 और 7 गुणा 4 दोनों ही समतुल्य यानी इक्विवेलेंट होंगे। इसे हल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम 4 के अंतर से गिनती कर सकते हैं और लिख सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। मैं बस हर बार 4 जोड़ रहा हूं। चलिए सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये कुल 7 संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 4 गुणा 7 हो जाएगा 28। तो इस प्रकार हमारे पास कुल 28 वस्तुएं हो जाएंगी। इसी तरह हम यहां पर 7 के अंतर से भी गिनती कर सकते हैं। 7, 14, 21 और 28। मैं यहां हर बार 7 जोड़ रहा हूं और ये होता है 28। यहां भी 28 ही प्राप्त हुआ। किसी भी तरह से हल करिए, आपको 28 ही प्राप्त होगा। लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब आपको ये विधि थोड़ी कठिन लगे या आपको यही नहीं पता हो कि 4 गुणा 7 क्या होता है। तब आप क्या करेंगे। जरा सोचिए कि हम इस प्रक्रिया को और आसान कैसे बना सकते हैं। क्या हम दी गई जटिल प्रश्न को किसी आसान रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 7 स्तंभ बराबर होते हैं 5 स्तंभ जमा 2 स्तंभ के। आप 7 स्तंभों को 5 जमा 2 स्तंभों के रूप में समझ सकते हैं। ये 5 स्तंभ है, 5 कॉलम्स, और ये 2 स्तंभ है, 2 कॉलम्स। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 7, 4 टाइम्स 7 बराबर 4 गुणा कोष्ठक में 5 जमा 2। हमने वास्तव में इस 7 को 5 जमा 2 के रूप में लिख दिया है। देखते रहिए, ये बहुत रोचक है। अब मैं इनको दो अलग अलग भागों में बांट देता हूं। इस भाग में 4 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं और इस भाग में 4 पंक्तियां और 5 स्तंभ हैं। तो इस भाग में, इस पीले भाग में कुल गुब्बारे कितने हैं। इसमें कुल 4 गुणा 5 गुब्बारे हैं। आइए इसे लिख देते हैं। इस पीले ग्रिड में 4 टाइम्स 5 गुब्बारे हैं और इस नारंगी भाग में कुल कितने गुब्बारे हैं। इसे भी यहां पर लिख लेते हैं। इसमें कुल 4 गुणा 2 गुब्बारे हैं। अगर हम 4 गुणा 5 और 4 गुणा 2 को जमा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा। वो 4 गुणा 7 के बराबर होगा, जो कि यहां लिखे हुए 4 गुणा 5 जमा 2 के ही बराबर है। अब हम इनको जमा कर देते हैं, लेकिन पहले हमको गुणन करना है। आसानी से समझने के लिए मैं यहां कोष्ठक लगा देता हूं। तो पहले गुणन करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। आप जानते होंगे कि 4 गुणा 5 होता है 20। 4 टाइम्स 5 इज 20। यहां 4 गुणा 2 हो जाएगा 8 और 20 जमा 8 बराबर होगा 28 के। तो इस प्रकार हमने इसे हल कर लिया है।
4 गुणा 7 और 4 गुणा कोष्ठक में 5 जमा 2 दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। इन दोनों का मान 28 के बराबर होगा। हमने ये भी देखा कि 4 गुणा 5 जमा 4 गुणा 2 ये भी 28 के बराबर ही होता है। वास्तव में इसको वितरण गुणधर्म यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि 4 गुणा कोष्ठक में 5 जमा 2 बराबर होता है कोष्ठक में 4 गुणा 5 जमा कोष्ठक में 4 गुणा 2 के। लेकिन मैं इस ऊपर वाले तरीके से ही इस प्रश्न को हल करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। अब आप कहेंगे कि फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग क्यों किया? ये थोड़ा लंबा तरीका भी है। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा कठिन प्रश्न हल करेंगे। उदाहरण के लिए, यहां आपको 6 को 36 से गुणा करना है। अंग्रेजी में कहें तो मल्टीप्लाई 6 बाई 36। तो आप इसको किस प्रकार हल करेंगे? आप 36 को दो ऐसी संख्याओं के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं जिन संख्याओं का गुणन 6 से करना आसान होता है। तो हम 36 को लिख सकते हैं 30 जमा 6, 30 प्लस 6। ये बराबर हो जाएगा 6 गुणा कोष्ठक में 30 जमा 6, 30 प्लस 6। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 6 टाइम्स 30, 6 गुणा 30 जमा 6 गुणा 6 के। ध्यान से देखिए, हमने यहां वितरण गुणधर्म का प्रयोग करके पहले 6 को 30 से गुणा किया और फिर 6 को यहां लिखे 6 से गुणा किया। जरा सोचिए कि ऐसा हमने क्यों किया। ये वितरण गुणधर्म यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार से उपयोगी होती है? मैं यहां कोष्ठक लगा देता हूं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि पहले हम गुणन करेंगे। सामान्य तौर पर जब गुणा, भाग, जमा और घटा एक साथ होते हैं तो पहले हम गुणा और भाग करते हैं और उसके बाद जमा और घटा करते हैं। तो 6 गुणा 30 क्या होता है? ये बहुत आसान है। 6 गुणा 3 बराबर होता है 18 के, इसलिए 6 गुणा 30 हो जाएगा 180। और 6 गुणा 6 क्या होता है? ये होता है 36। तो ये हो जाएगा 180 जमा 36। बताइए 180 जमा 36 क्या होता है? 0 जमा 6 बराबर 6, 8 जमा 3 बराबर 11 और 1 जमा 1 बराबर 2। इस प्रकार हमने पता कर लिया है कि 6 गुणा 36 बराबर होता है 216 के। तो यहां आपने देखा कि हमने वितरण गुणधर्म का प्रयोग करके किस प्रकार इस प्रश्न को हल किया। जब संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं तो वितरण गुणधर्म बहुत ही उपयोगी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुणधर्म समझ आया होगा और आप इसका प्रयोग करके भविष्य में भी बड़ी संख्याओं के प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे।